क्या बात है यार, इंडिया की क्या ही बात है। मैच के बारे में तो हम बाद में बात करेंगे, लेकिन पहले आप ये देखो कि इंडियन टीम की परफॉर्मेंस कैसी है। आईसीसी इवेंट्स के अंदर इंडिया किस तरह परफॉर्म करता है और कितनी कंसिस्टेंसी से परफॉर्म करता है। वर्ल्ड कप होता है इंडिया के अंदर, अनबीटन रहते हैं, फाइनल खेलते हैं, फाइनल में ऑस्ट्रेलिया से हार जाते हैं। उससे पहले भी आप देख लो, सेमीफाइनल भी खेलते हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर। 2019 का वर्ल्ड कप आप उठा के देख लो, उससे पिछली परफॉर्मेंसेज आप उठा के देख लो, सेमीफाइनल तक मोस्टली आपको इंडिया की टीम नज़र आती ही आती है। खैर, पिछले साल वर्ल्ड कप होता है, वेस्ट इंडीज़ के अंदर होता है, फिर दोबारा से अनबीटन रहते हैं, कोई मैच नहीं हारता इंडिया, और उसके बाद फाइनल भी जीत जाता है। फिर दोबारा से नया चैंपियंस ट्रॉफी आती है, और चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर आप कोई कुछ भी कह ले यार, मुझे एक बात की तो वैसे ही समझ नहीं आती कि जितने लोग भी इस चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे होते हैं कि यार इंडिया को फ़ायदा है, इंडिया एक ही वेन्यू के ऊपर खेल रहा है, सेम ड्रेसिंग रूम है, सारी कंडीशंस का पता है, ये बातें पहले क्यों नहीं बोलते। आप ये देखो ना कि ये चीज़ें अभी तो डिसाइड नहीं हुई थी कि आप टूर्नामेंट के दरमियान में ये बातें बोलो, या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स की तरफ से इस तरह की कोई बात आए, या इंग्लिश प्लेयर्स की तरफ से इस तरह की कोई बात आए, वो भी तब जब सेमीफाइनल बिल्कुल सर के ऊपर हो, जब सेमीफाइनल होने वाला हो, आप तब ये बातें करो, या टूर्नामेंट के दरमियान में बातें करो। क्योंकि ये चीज़ें, ये वेन्यूज़, ये डेट्स सब कुछ पहले से डिसाइड हो चुका था, और तकरीबन एक एक दो दो महीने पहले डिसाइड हो चुका था। अगर किसी को कोई आर्ग्यू करना था तो ये उस वक्त ही आर्ग्यू करते ना ये सारी बातें कि यार इंडिया को फ़ायदा हो रहा है, बाकी टीम्स जो हैं उनको ट्रैवल करना पड़ रहा है, 2000 किलोमीटर जाना है, 2000 किलोमीटर पाकिस्तान वापस आना है। ये बातें आप तब क्यों नहीं करते हो, बाद में क्यों कंट्रोवर्सी करनी है यार। और जब एक टीम परफॉर्म कर रही है, अच्छा खेल रही है, फिर आप जानबूझ के इस तरह की बातें करके सिर्फ उस टीम को डिमोरलाइज करने की कोशिश कर रहे हो, या उनकी जो जीत का क्रेडिट होता है वो आप उनको नहीं देना चाह रहे होते हो, तो ये गलत बात होती है। इस सब के बावजूद इंडिया इस चैंपियंस ट्रॉफी के अंदर भी अनबीटन रहा है, और आज इंडिया फाइनल में चला गया, दोबारा से चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में, आईसीसी के एक और इवेंट के फाइनल में। ये है इंडिया की कंसिस्टेंसी। चाहे कोई कुछ भी कहता रहे, उनकी टीम ने परफॉर्म किया है, उनके बैटर्स ने, उनके बॉलर्स ने, उनके ऑलराउंडर्स ने, सब प्लेयर्स ने मिलके, पूरी टीम ने मिलके परफॉर्म किया। और आज के मैच के अंदर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को इस चैंपियंस ट्रॉफी से ही बाहर कर दिया। क्या ज़बरदस्त परफॉर्मेंस थी, और मेरे ख्याल से ये मैच तकरीबन वन साइडेड था। ऐसा नहीं था कि इंडिया कहीं पे फंसा था या ऑस्ट्रेलिया ने कहीं पे भी डोमिनेट किया था। थ्रू आउट द मैच अगर आप देखो तो इंडिया काफ़ी हद तक बहुत इजीली रन को चेज भी कर रहा था, और बहुत ज़बरदस्त बॉलिंग भी करवा रहा था। उन्होंने ऑस्ट्रेलिया को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। बीच में एक आध पार्टनरशिप ज़रूर बनी है, लेकिन वो बहुत थोड़े अरसे के लिए पार्टनरशिप थी, उसके अंदर भी कैचेस ड्रॉप हुए हैं। अगर वो कैचेस भी ड्रॉप ना होते तो भाई ऑस्ट्रेलिया का शायद इतना स्कोर भी ना बनता। बहरहाल आज हम बात करते हैं मोहम्मद शामी की बॉलिंग से। क्या बॉलर है यार ये बंदा क्या ज़बरदस्त बॉलर है यार। आईसीसी का इवेंट हो और मोहम्मद शामी की बॉलिंग ना हो, ये हो ही नहीं सकता यार। इस बंदे ने तो ना ऐसे जैसे कोई कसम खाई हुई है, पता नहीं इसके अंदर कोई करंट आ जाता है, कोई जादू आ जाता है कि ये जब भी कोई आईसीसी का इवेंट होता है इसकी बॉलिंग बहुत ज़्यादा खतरनाक हो जाती है यार। इन कंडीशंस के ऊपर, दुबई में इन पिचेस के ऊपर भी वो बंदा आज कितनी ज़्यादा ज़बरदस्त बॉलिंग करवा रहा था, कितनी ज़्यादा अंदर बाहर हो रही थी उसकी गेंद यार। वो जो उनका ओपनर है, ऑस्ट्रेलियन ओपनर, अगर आपने शुरू के 2-3 ओवर्स देखे हों, उस बेचारे लड़के से तो खेला ही नहीं जा रहा। कूपर करके उसका नाम है, कूपर कॉलोनोल, पता नहीं क्या नाम है यार उसका। वो तो बिल्कुल ही मलंग हो गया था ना बिल्कुल ही मलंग हो गया था मोहम्मद शामी की गेंदों के आगे यार। इतनी इतनी तो अंदर बाहर हो रही थी गेंद। कभी वो टच करने की कोशिश कर रहा था तो बल्ले के बिल्कुल पास से गेंद गुजर रही थी, कभी वो शॉट खेलने की कोशिश कर रहा था तभी विकेट कीपर के पास जा रही थी। और जो उस वक्त उसकी कंडीशन थी ना, और जो उसके फेस एक्सप्रेशन थे और बॉडी लैंग्वेज थी, भाई पता लग रहा था कि इस बंदे के चेहरे की हवाएं उड़ चुकी हैं, और ये अब किसी भी वक्त ये जा सकता है। ये अब चंद मिनटों का मेहमान रह गया है, उसके बाद इसने यहाँ से रुखसत हो जाना है। मोहम्मद शामी ने इसकी विकेट ले लेनी है, और वही हुआ है। शामी ने भाई उसकी विकेट ली है, तब जाके उसकी रूह को सुकून आया है वरना वो सिर्फ और सिर्फ गेंदें मिस कर रहा था और उससे कुछ भी नहीं हो रहा था। और उसके बाद जो ट्रेविस हेड ने बैटिंग स्टार्ट की है, ट्रेविस हेड भाई अपनी नेचुरल गेम खेलता है। वो बंदे का कमाल ये है, आपको उसको अप्रिशिएट भी करना पड़ेगा कि वो बंदा प्रेशर नहीं लेता।
विकेट गिरी है, उसके बावजूद भी उसने शामी को 3 चौके 1 ओवर के अंदर लगाए हैं। और वहां पे जो समझदारी थी ना कैप्टन की तरफ से, वो ये थी कि उसने अपने स्पिनर को इंट्रोड्यूस करवा दिया। वो स्पिनर, वो जो चक्रवर्ती है जिसने पिछले मैच के अंदर 5 विकेट्स लिए हैं, उन्होंने उसको इंट्रोड्यूस करवाया ट्रेविस हेड के आगे। क्योंकि एक तरफ से मोहम्मद शामी बॉलिंग कर रहा था, एक तरफ से पांड्या बॉलिंग कर रहा था, और उस वक्त ट्रेविस हेड की विकेट चाहिए थी। हालांकि एक आध कैचेस भी थे, तो थोड़े से मुश्किल ज़रूर थे, लेकिन हो सकते थे। ऐसा नहीं था कि नहीं हो सकते थे, वो 1-2 चांसेस थे, लेकिन वो डेफिनेटली मुश्किल थे। और उस वक्त रोहित शर्मा को ये लगा था कि यार अगर इस बंदे की विकेट ले ली ना, तो रन रेट को हम रोक लेंगे, वरना ये भाई 12-15 ओवर्स के अंदर ये 100 क्रॉस कर सकते हैं या 100 तक पहुंच सकते हैं। और वही हुआ है, चक्रवर्ती ने आते ही अपनी पहली गेंद के ऊपर जो उसने ट्रेविस हेड को कराई है, विकेट ली है। ट्रेविस हेड आगे बढ़ के शॉट खेलने की कोशिश कर रहे थे और वहां पे उनकी गेंद खड़ी हो गई है, और भाई चक्रवर्ती ने जो उसकी विकेट ली है ना, वहां से सारा रन रेट जो था वो रुक गया। ये है ज़बरदस्त कैप्टनसी। आपने अपने बॉलर्स को किस वक्त इंट्रोड्यूस करवाना है, किस टाइम पे आपने अपनी बॉलिंग को चेंज करना है, और जो आप अपने साथ 3-4-5 स्पिनर्स लेके गए हुए हो, आखिर आपने उनको कब लगाना है। आज समझ आई है मेरे ख्याल से सब लोगों को कि स्पिनर्स की क्यों ज़रूरत थी और स्पिनर्स ने किस तरह की बॉलिंग करवाई है। डिस्पाइट द फैक्ट कि कुलदीप यादव को विकेट नहीं मिली, बाकी स्पिनर्स को उस तरह से विकेट्स नहीं मिली, लेकिन वो जो एक इम्पैक्ट था ना, जिसने रन रेट को भी कंट्रोल में रखा, स्कोर भी नहीं बनने दिया और साथ साथ विकेट्स भी लेते रहे, वो आज इंडियन स्पिनर्स का कमाल था उसके अंदर। स्टीव स्मिथ को भी चांसेस मिले, लेकिन बात यह है कि यार जहाँ पे 35वां ओवर था मेरे ख्याल से, और उस वक्त 175 या 180 के राउंड अबाउट स्कोर था, और स्टीव स्मिथ खड़े हुए थे, 4 विकेट्स गिरी थी। और अगर उस वक्त वो खड़े रहते, थोड़ा सा वेट और करते, 40-42 ओवर्स तक वो स्कोर बनाते रहते, विकेट ना गिराते, तो हो सकता था कि ये 300 प्लस स्कोर बनता। और ये 300 प्लस स्कोर बनता, इंडिया अचीव कर पाता या ना कर पाता, मेरे ख्याल से ये एक अलग डिबेट है। वैसे मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया ये टारगेट भी अचीव कर लेता, क्योंकि अभी वो जिस रन रेट से खेल रहे थे उनको पता था कि हमें इतना रन रेट चाहिए। अगर ये 300 प्लस रन होते 264 की जगह, तो वो उसी तरह से कुटापा लगाते। हार्दिक पांड्या भी उसी तरह से शॉट्स खेलते, जिन्होंने बीच में थोड़ा सा स्लो खेला है, 1-1, 2-2 ओवर्स के अंदर शॉट्स नहीं खेले, वो शुरू से ही भी ट्राई करते शॉट्स खेलने की, और हमें पता है कि वो किस तरह की शॉट्स खेलते हैं। लेकिन जहाँ पे स्टीव स्मिथ आगे बढ़ के खेले हैं ना यार, और शॉट मारने की कोशिश की है, और जहाँ पे वो आउट हुआ है, वहाँ पे जो मैच था ना, वो काफ़ी हद तक इंडिया के कंट्रोल में आ गया था। और उसके बाद मैक्सवेल को आउट करना कहानी ही ख़त्म करने के बराबर था वो, क्योंकि पिछले मैचेस के अंदर जितने भी इंडिया ने रन चेज किए हैं, वो भी 250 के राउंड अबाउट ही थे, और 264 रन ऑस्ट्रेलिया की इस बॉलिंग के साथ कुछ भी मुश्किल नहीं था। रोहित शर्मा और शुभमन गिल ने शुरू में जिस तरह की बैटिंग दिखाई है, स्पेशली रोहित शर्मा ने जो आते शॉट्स खेलने लगे हैं, वो तब ऐसा लग रहा था कि भाई अगर ये बंदा खड़ा रहा, ऐसे कोई 8-10 ओवर्स भी खड़ा रहा, तो ये स्कोर 80-90 हो जाएगा। लेकिन जहाँ पे रोहित शर्मा आउट हुए और उसके बाद विराट कोहली की एंट्री हुई है भाई, उफ, मेरे ख्याल से अब तो कोई आर्ग्यू करने की ज़रूरत ही नहीं है कि बंदे की फॉर्म वापस आ गई है, और इस बंदे की जो फॉर्म वापस में लेके आने वाले हैं, उसका सारा क्रेडिट पाकिस्तान की टीम को जाना चाहिए। उन्होंने वो सेंचुरी खाई है। वो जब फॉर्म से थोड़ा सा बाहर होता है ना, वो बंदा पाकिस्तान के खिलाफ खेलता है, वो फॉर्म में वापस आता है, और फिर अगले तकरीबन 8-10 मैचेस के अंदर वो इसी तरह से खेलता रहता है। और आज भी जिस तरह की उसने बैटिंग की है यार, आप देखो कि जब आपको मिडल ओवर्स के अंदर पार्टनरशिप की ज़रूरत होती है, जब आपने स्ट्राइक को रोटेट करना होता है, जहाँ पे आपने विकेट बचानी होती है, मुझे समझ नहीं आती कि जो हमारी टीम है, हमारे प्लेयर्स हैं, वो इतना मानते हैं विराट कोहली को, इतना रिगार्ड करते हैं, तो वो देखते क्यों नहीं है बैठ के? वो ये चीज़ क्यों नहीं सोचते कि यार देखो तो सही विराट कोहली किस तरह खेल रहे, सिंगल डबल, जहाँ पे कोई बुरी बॉल आएगी उसको वो शॉट खेलता है, वरना वो 5-6 का रन रेट रखता है, स्ट्राइक को हमेशा रोटेट करता रहेगा। कभी ये नहीं होगा कि फजूल के अंदर कोई गलत शॉट खेलेगा, क्योंकि उसको पता है कि टीम को इस वक्त उसकी ज़रूरत है, और वो उसी तरह से खेलता है। और साथ में जो दूसरे प्लेयर्स होते हैं, वो उसको उसी तरह से बैक भी कर रहे होते हैं, उनका भी उतना ही क्रेडिट होता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो शुभमन गिल हो, अक्षर पटेल हो, अय्यर हो, कोई भी प्लेयर हो, वो भी साथ उसी तरह से दे रहे होते हैं, तब जाके ये पार्टनरशिप्स बिल्ड हो रही होती हैं, स्कोर बन रहा होता है। आज भी जिस तरह की विराट कोहली ने इनिंग्स खेली है, 50 के ऊपर, हालांकि एक कैच मिस हुआ है, मैक्सवेल ने जो कैच पकड़ना था वो मिस हो गया उनसे, लेकिन यार अगर वहाँ पे वो कैच पकड़ा भी जाता, तो आप ऑनेस्टली मुझे ये बात बताओ, जितनी इंडियन टीम के अंदर डेप्थ है उनकी बैटिंग में, 7वें 8वें नंबर तक यार हार्दिक पांड्या के बाद भी जडेजा आता है,
शामी भी कभी कभी चौके छक्के लगा ही लेते यार, आप कितनों को आउट कर लेते कितनी जबरदस्त बैटिंग लाइन है यार। इंडिया ने ये टारगेट अचीव कर ही लेना था। 50 के ऊपर अगर विराट कोहली खड़ा था तो विराट कोहली ने जब वो 50 किया था उस वक्त 56-57 गेंदों के ऊपर किया था, ये नहीं कि 30-35 गेंदों के ऊपर, क्योंकि शुरू में जो उनकी 50 होती है ना वो हमेशा इसी स्ट्राइक रेट के साथ होती है। लेकिन 50 को जब वो 100 के अंदर कन्वर्ट करते हैं ना, वो जो स्ट्राइक रेट होता है ना वो हमेशा उनका 120-130 का होता है, क्योंकि वहाँ पे वो फिर मारना शुरू करते हैं। 84 पे शायद वो आउट हुए, मेरे ख्याल से उनकी बैड लक थी, क्योंकि आज भी वो सेंचुरी डिजर्व करते थे और ये सेंचुरी बननी चाहिए थी। बस ये गलत शॉट खेला है उन्होंने, वो जो कैच हुआ है, अदरवाइज ये भी उनकी एक सेंचुरी थी। इसके बावजूद वेरी वेल प्लेड यार विराट कोहली। ये बंदा मैच विनर भी है, रन चेजर भी है और ये एक स्टार बैटर भी है। अब देखना ये है कि यार इंडिया जो फाइनल में पहुंच गई है, उनके साथ अब टाकरा किसका होगा। एक तरफ न्यूजीलैंड है और एक तरफ साउथ अफ्रीका है, और साउथ अफ्रीका वही कंटेस्टेंट है जो अभी 1 साल पहले इंडिया से फाइनल में हारे हैं, और वो फाइनल जो बहुत ही कांटेदार फाइनल था। और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड है जो कि अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, इंडिया को इंडिया में भी उन्होंने हराया, इन कंडीशंस के ऊपर भी वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन अभी वो इंडिया से हारे भी हैं। देखना ये है कि साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड में से कौन सी टीम आगे जाती है इंडिया के साथ फाइनल खेलने के लिए। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि न्यूजीलैंड और इंडिया का फाइनल होगा और काफ़ी हद तक इंडिया जो है वो डोमिनेट करेगी फाइनल के अंदर। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना।